नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं मास्टर जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि हमने अपना ज्योग्राफी की एक इंटरेस्टिंग सीरीज़ जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी शुरू किया है। तो उसी में हम अपना नेक्स्ट एक टॉपिक लेके आए हैं और ये हमारा पहला टॉपिक है इंसोलेशन का। इंसोलेशन यानी सूर्य का तापमान। तो देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना इंसोलेशन को, सूर्य तप को। तो पिछली क्लास में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि सूर्य से हमारा एनर्जी निकलती कैसे है। देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे हमारा क्या बनाया है, सन बनाया है, सूर्य बनाया है। तो सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है उसका कारण क्या था। तो पिछली क्लास में हमने बताया था कि सूर्य में क्या हो रहा है, लगातार दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई या नाभिक एक हीलियम के नाभिक में कन्वर्ट हो रहे हैं। और जिस दिन ये सन का पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, उस दिन सूर्य एनर्जी देना क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, तो इसी कारण लगातार हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्सेशन के कारण, परिवर्तन के कारण सूर्य क्या कर रहा है, अपने अंदर से एनर्जी निकाल रहा है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। समझ में आया। देखिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने कुछ लिखा है। सबसे पहले यहाँ देखो भाई, यहाँ पे मैंने लिखा है तरंगे, वेव्स। तरंगे होता क्या है, वेव्स होती क्या है। भाई समुद्रों में आप लोगों ने वेव्स चलते देखी होंगी, लहरें जो ऐसे चलती थी। तो उसी प्रकार की मैंने यहाँ पे दो प्रकार की वेव्स दिखाई है भाई। एक वेव्स ये है और एक वेव्स यहाँ पे इसके नीचे है। तो आप लोग देख पा रहे हैं भाई, एक वेव्स यानी एक लहर, एक वेव्स या एक तरंग, यहाँ पे देखो इसका और इसका डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस। इन दोनों डिस्टेंस में बड़ा कौन सा है, आप लोग देख पा रहे हैं कि बड़ा कौन सा है, ये डिस्टेंस बड़ा लग रहा है आप लोगों को, जबकि ये डिस्टेंस कैसा लग रहा है, छोटा। यानी तरंगे दो प्रकार की होती है, वेव्स दो प्रकार की होती है, या तो लॉन्ग वेव्स होगी या शॉर्ट वेव्स होगी। यानी ये तो कौन सी होगी, हमारी शॉर्ट वेव्स हो गई भाई। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी दूरी को हम हिंदी में कहते हैं तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ। ठीक है, उसको भी क्या कहेंगे, वेवलेंथ। तो किसकी वेवलेंथ बड़ी है, इसकी वेवलेंथ बड़ी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लॉन्ग वेवलेंथ यानी दीर्घ तरंग कहेंगे। और उसी प्रकार उसको क्या कहेंगे, शॉर्ट वेवलेंथ वाली वेव्स है, यानी उसको कहेंगे लघु तरंग दैर्ध्य। तो मैंने यहाँ पे वेव्स के बारे में क्यों बताया आप लोगों को। देखिए दोस्तों, सूर्य से ये जो एनर्जी निकलती है, सूर्य में से जो एनर्जी निकलती है, मैं पूछूंगा किस कारण निकलती है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना, आंसर देना, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण निकलती है। चलो भाई, तो ये जो एनर्जी निकलती है, ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य से निकलने वाली एनर्जी लघु तरंगों के रूप में निकलती है। समझ आया। क्योंकि ध्यान देना, टेम्परेचर का जितना बड़ा सोर्स होता है वो उतनी ही शॉर्ट वेवलेंथ वाली किरणें भेजता है, और टेम्परेचर का जितना छोटा सोर्स होगा उससे क्या होगा, लॉन्ग वेवलेंथ वाली किरणें या वेव्स निकलेगी। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब सूर्य जो है वो टेम्परेचर का बहुत बड़ा सोर्स है, तापमान बहुत ही ज़्यादा है, तो वो लॉन्ग वेव्स वाली निकालेगा, शॉर्ट वेवलेंथ वाली किरणें निकालेगा। तो आप कहोगे सर ये कौन सी निकालेगा, शॉर्ट वेवलेंथ वाली किरणें निकालेगा, यानी इससे जो तरंग आएगी वो कैसे आएगी, लघु तरंगे। समझ आया। और एक बात ध्यान रखना, ये मैंने क्या बनाया है, अपना अर्थ बनाया, सॉरी ये है हमारी अर्थ। ठीक है, तो अर्थ के एनर्जी आ रही है कहाँ पे आ रही है भाई, अर्थ की तरफ आ रही है।
तो एनर्जी, सूर्य से जो एनर्जी अर्थ की तरफ आती है उसी को हम कहते हैं इंसोलेशन, सूर्य तप। पिछली क्लास में भी मैं आप लोगों को ये बात बता चुका हूँ। या दूसरा नाम उसका क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी आगामी सौरजिक विकिरण। यानी इनकमिंग यानी आ रही है, सोलर यानी सूर्य की किरणें, विकिरण यानी तापमान, आ रहा है सूर्य का तापमान। समझ आया? तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन से क्या बना है हमारा, इंसोलेशन, क्योंकि फर्स्ट दो, इन से इनकमिंग, सो से सोलर और लेशन यानी रेडिएशन। ठीक है, इसी से ये हमारा शब्द बना है। अब देखो दोस्तों, ये सूर्य है और ये सूर्य की सरफेस आप लोगों को नजर आ रही है, सूर्य की सतह। सूर्य की सरफेस को हम कहते हैं फोटोस्फेयर यानी प्रकाश मंडल। ठीक है, सूर्य की सतह को, सूर्य की जो बाहरी सतह है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। यानी जो हम लोगों को दिखाई देता है, सूर्य का बाहरी सरफेस हम लोगों को दिखाई देता है, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश मंडल। समझ आया? और सूर्य अपने जब सरफेस से एनर्जी निकालता है तो एनर्जी कहाँ पे आएगी, सूर्य के एटमॉस्फेयर में आएगी, सूर्य के वायुमंडल में आएगी। और सूर्य का जो वायुमंडल होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्रोमोस्फीयर कहते हैं, सूर्य का वायुमंडल। ठीक है, सूर्य के वायुमंडल को क्या कहते हैं, क्रोमोस्फीयर, और सूर्य के सरफेस को क्या कहेंगे, फोटोस्फीयर। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, मान लो आप लोग मुंबई से पुणे जाते हो और एक टेम्पो में बैठ के जाते हो और वो टेम्पो सवारी वाला टेम्पो है, तो टेम्पो क्या करेगा, 8-10 सवारी को लेके भाई पुणे की तरफ या किसी भी जगह, एक जगह से दूसरी जगह आप लोगों को उतार देगा। सेम क्या होता है भाई, सूर्य से जब एनर्जी निकलती है ना, तो ये एनर्जी फोटोन के रूप में निकलती है। किसके रूप में, फोटोन। यानी फोटोन एक प्रकार का आप लोग लगा सकते हैं ऑटो है, यानी फोटोन ऊर्जा का, एनर्जी का, सूर्य की एनर्जी का वाहक है। यानी सूर्य की एनर्जी किससे बैठेगी, फोटोन, यानी टेम्पो में बैठ गई भाई। अब कितनी एनर्जी बैठी है, अब देखो भाई, एक टेम्पो में इतनी सारी एनर्जी बैठ गई, आप लोग लगा सकते हो, ये सारी हमारी क्या है, सवारियां हैं। ठीक है, यानी सूर्य से फोटोन के रूप में एनर्जी निकलती है, बहुत सारे टेम्पो निकलते हैं और एक टेम्पो में बहुत सारी सवारियां होती हैं। ठीक है, तो अब ये जो सवारी होती है आप लोग देख पा रहे हैं फोटोन में, इसी को एक फोटोन में यानी एक टेम्पो में बहुत सारी किरणें आती है पृथ्वी की तरफ, और इन सभी किरणों को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं, सोलर स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, सोलर स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, आप लोग कहोगे सर, गामा, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रा, हीट, रेडियो, इन सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं, अपना सोलर स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य से जो एनर्जी आती है वो किसके रूप में आएगी, लघु तरंगों के रूप में आती है। किसके रूप में, लघु तरंगों के रूप में। अब देखो दोस्तों, वैसे तो ये सारी की सारी जो किरणें हैं रेडियो वेव्स तक, गामा से लेके रेडियो वेव्स तक, सारी की सारी लघु तरंगों वाली ही किरणें हैं। अब आप लोग ये बताओ कि जब भाई दो पहलवान लड़ते हैं तो भाई एक तो 19-20 होगा ही उनमें से, उसी प्रकार वैसे तो ये सारी की सारी ही शॉर्ट वेवलेंथ वाली किरणें हैं, लेकिन अगर इन्हीं में मैं कंपैरिजन करूं तो इन्हीं में 19-20 तो मिलेगा ही। ठीक है, यानी कोई शॉर्ट होगा तो कोई लॉन्ग होगा, आपस में अगर उनका कंपैरिजन करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा ये सारी की सारी किरणें कैसी है, शॉर्ट है, लेकिन अगर आपस में ही कंपैरिजन करेंगे तो कोई शॉर्ट होगा, कोई लॉन्ग होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है गामा रेस, ये हमारा 0.0006 माइक्रोन से लेके 0.01 माइक्रोन वाली वेवलेंथ होती है। ठीक है, ये डिस्टेंस मेजर है भाई, डिस्टेंस मेजरमेंट बताया मैंने आप लोगों को, m यानी माइक्रोन और nm यानी नैनो माइक्रोन। ठीक है, नैनो माइक्रोन, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1000 नैनो माइक्रोन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे कौन सी रेज आई, गामा रेज आई। गामा रेज सबसे शॉर्ट वेवलेंथ वाली किरण होती है भाई सूर्य की।
वैसे तो मैंने कहा सारी की सारी शॉर्ट है, लेकिन अगर इनमें से भी कंपैरिजन करें तो सबसे शॉर्ट कौन सी है? गामा। ठीक है, गामा से बड़ी वेवलेंथ वाली विकिरण कौन सी है? एक्स। इससे बड़ी यूवी, इससे बड़ी ये, इससे। अगर मैं कहूं सबसे बड़ी वेवलेंथ वाली रेज कौन सी है तो आप कहोगे रेडियो रेज। सबसे छोटी है गामा रेज। समझ आ रहा है? तो देखो भाई, एक्स रेज भी इसी के अंदर आती है। यूवी रेज, यूवी रेज का मतलब है अल्ट्रा वायलेट विकिरण, यानी पराबैंगनी किरणें, जिनको हम हिंदी में कहते हैं यूवी रेज, यानी पराबैंगनी किरणें। ठीक है, आपको पता है पराबैंगनी जो किरणें होती है वो 3 प्रकार की होती है, यूवी सी, यूवी बी, यूवी ए। ठीक है, यूवी ए, बी, सी 3 प्रकार की अल्ट्रावायलेट होती है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि यूवी सी वाली जो वेवलेंथ वाली किरण होती है, विकिरण होती है, ये सबसे डेंजरस विकिरण होती है भाई, सबसे खतरनाक। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि सबसे खतरनाक कौन सा यूवी होता है, तो यूवी सी सबसे मोस्ट डेंजरस होती है। समझ आया? इसके बाद है विजिबल रेज। विजिबल यानी दर्शय किरणें, दर्शय किरणें, नाम से ही देख पा रहे हैं, दर्शय यानी जिनको हम देख पाते हैं। तो विबग्योर आ गया इसमें। ठीक है, विबग्योर यानी वी से वायलेट, आई से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगर मैं बात करूं कलर्स में ही, सबसे देखो शॉर्ट वेवलेंथ वाली कौन सी है? वी, और सबसे बड़ी कौन सी है? आर। समझ आया? देखो लॉन्ग, नीचे वाली लॉन्ग है, ऊपर वाली शॉर्ट होती चली जाती है। अगर आप लोग रेडियो से चलोगे, ऊपर चलोगे तो शॉर्ट होती चली जाती है। अगर मैं पूछूं विबग्योर में ही, भाई बी वेवलेंथ बड़ी है या आर वेवलेंथ बड़ी है, तो आप कहोगे सर आर। अगर मैं कहूं आई बड़ा है या वाई बड़ा है, तो आप कहोगे देखो आई बड़ा है या वाई बड़ा है। नीचे बड़ा होगा क्योंकि नीचे लॉन्ग वेवलेंथ वाली बड़ी है, तो वाई क्या होगा? हमारा बड़ी वेवलेंथ वाली विकिरण होगी। समझ आया? हाँ जी दोस्तों, इसके नीचे है इंफ्रारेड रेज, अवरक्त किरणें। इसके नीचे है हीट रेज और इसके नीचे है रेडियो वेव्स। देखिए दोस्तों, हमारी जो देखने की क्षमता है नग्न आंखों से, वो ब्लू और रेड वेवलेंथ के बीच वाली विकिरण को ही हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ना तो इससे कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन को और ना ही इससे ज़्यादा रेडिएशन वाली वेवलेंथ को हम देख पाएंगे। ठीक है, हमारी देखने की क्षमता बी और आर के बीच में ही है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा रेलवे ट्रैफिक सिग्नल्स में ज़्यादातर ब्लू और रेड का ही, ग्रीन और रेड का यूज ही क्या किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या है? बड़ी है। समझ आया? हाँ जी भाई, आप लोग यहाँ पे बी की जगह आप जी करना भाई, ग्रीन। हमारी जो वेवलेंथ है, देखने की क्षमता है, वो ग्रीन से लेके, ठीक है, अच्छी तरह जो देख पाएंगे वो ग्रीन से आर। यानी देख तो हम इनको विजिबल को देख ही लेंगे क्योंकि दर्शक किरणें हैं, लेकिन ये फेंट नजर आएगी, ये अच्छी नजर आएगी। ठीक है, दर्शक किरणें यानी जो हम देख सकते हैं, ना तो इससे ऊपर वाली ना इससे नीचे वाली। चलो भाई इससे आगे चलते हैं। अब आप लोग देखो भाई, ये हमारी सिंपल, पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आप लोगों को, यहाँ पे ये मैंने बनाया है सूर्य। ठीक है, सूर्य का पृथ्वी क्या करती है? चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। और ये जो चक्कर लगाती है, ये गोलाकार चक्कर नहीं होता। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये भाई चक्कर जो होता है ये गोलाकार नहीं होगा, ये थोड़ा सा दीर्घवृत्ताकार रास्ता कौन सा होता है, जिसको हम एलिप्टिकल पाथ भी बोलते हैं। यानी एक बार तो पृथ्वी क्या होगी? पास होगी, लेकिन एक बार क्या होगी? दूर। फिर से क्या होगी? पास होगी, और फिर से क्या होगी? दूर होगी। इसी को हम एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार रास्ता बोलते हैं। तो क्या होता है, सूर्य के कई बार तो पृथ्वी पास होती है, लेकिन कई दफ़ा पृथ्वी क्या होती है? सबसे दूर होती है। वो डेट जब सूर्य के सबसे नज़दीक होती है पृथ्वी, वो 3 जनवरी है, जिसको हम पेरिहेलियन यानी उपसौर बोलते हैं।
समझ आया। और जिस दिन सूर्य से पृथ्वी सबसे ज़्यादा दूर होती है वो डेट क्या होती है हमारी, 4 जुलाई, और जिसको हम क्या बोलेंगे, एपीहीलियन यानी अपसौर। अब आप लोग देखो, अब आग के जितना आप लोग नज़दीक जाओगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, और जितना दूर जाओगे उतना टेम्परेचर हम लोगों को कम लगेगा। तो आग के, सूर्य को आग लगाओ, आग के जितना ज़्यादा नज़दीक है तो इस टाइम क्या होता है, सूर्य से ज़्यादा एनर्जी आती है पृथ्वी की तरफ, और जिस दिन सूर्य से ज़्यादा दूर हम लोग होते हैं उस दिन कम एनर्जी आती है पृथ्वी की तरफ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 3 जनवरी को तो हमारे यहाँ पे सर्दी होती है, और जबकि सूर्य सबसे पास होता है तो ज़्यादा एनर्जी आएगी तो हम लोगों को ज़्यादा तापमान लगेगा। नहीं जी, देखो 3 जनवरी को सूर्य हमारा कहाँ पे होता है, साउथ हेमिस्फीयर में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक है, ये अभी का टॉपिक नहीं है, आप लोगों को मैं नेक्स्ट टॉपिक्स में बताऊंगा कि कभी सूर्य हमारा साउथ हेमिस्फीयर में जाता है तो कभी नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाता है। तो अभी के लिए बस आप लोग यही सीखना कि सूर्य कभी पृथ्वी के पास होता है तो कभी दूर होता है। पास होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर आएगा। समझ आया। अब देखो दोस्तों, ये हमारी इनकमिंग सोलर रेडिएशन थी। इनकमिंग सोलर रेडिएशन किसके रूप में आता है, शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में आता है। अभी हमने बात की किसके रूप में आएगा, लघु तरंगों के रूप में। ठीक है, लघु तरंगों के रूप में। अब आप लोग ये बताओ, अगर आप लोग दिल्ली से हरियाणा जाते हो या हरियाणा से दिल्ली जाते हो तो क्या होगा, बीच में आप लोगों से सीमा शुल्क की वसूली की जाएगी, यानी आप लोगों से टैक्स लिया जाएगा, कुछ न कुछ भरपाई की जाएगी। तो उसी प्रकार सूर्य की ये जो रेडिएशन है हमारी पृथ्वी में एंटर करती है, पृथ्वी में आती है, तो क्या होगा, पृथ्वी का ये जो वायुमंडल है, इसको एटमॉस्फेयर कह रहे हैं भाई। देखो, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं, यहाँ पे ये फिगर देखना होगा हम लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को अर्थ नज़र आ रही है भाई, पृथ्वी, और पृथ्वी पे ये कोई खड़ा है यहाँ पे आदमी। ठीक है, पृथ्वी से हम ऊपर जाएंगे लगभग कितना ऊपर, 10 किलोमीटर ऊपर। कितना ऊपर, 10 किलोमीटर। तो पृथ्वी की सतह से, सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो इसी को हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, शोभमंडल कहते हैं। समझ में आया। और फिर से पृथ्वी की सतह से अगर हम लोग 50 किलोमीटर जाएंगे तो 50 किलोमीटर तक का उसको क्या कहेंगे, उस लेयर को हम कहेंगे स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। फिर से सतह से 80 किलोमीटर जाएंगे, उसको कहेंगे मध्य मंडल। और सतह से 400 किलोमीटर जाएंगे, उसको कहेंगे आयन मंडल या ताप मंडल या आयनोस्फीयर। फिर पृथ्वी की सतह से हम जाएंगे 1000 किलोमीटर तक। कितना तक, 1000 किलोमीटर तक। और इसी को हम अपना बहिर्मंडल कहते हैं या पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। यानी यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें क्यों बताया है, सिर्फ एक चीज़ ही बताने के लिए कि पृथ्वी का जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर वो पृथ्वी की सतह से लेके 1000 किलोमीटर, चारों तरफ हमारा 1000 किलोमीटर, यानी मान लो ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों ओर 1000 किलोमीटर का जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसी को हम पृथ्वी का क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये वायुमंडल जो है 1000 किलोमीटर तक का, इसको कुछ लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ये इसके बारे में भी हम डिटेल स्टडी अपना नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। समझ आया। अब आप लोग देखो कि ये हमारी पृथ्वी की सरफेस है और ये हमारा पृथ्वी का क्या है, वो हमारा वायुमंडल की ऊपरी सतह 1000 किलोमीटर, अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है भाई, ये हमारी अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब क्या होता है, जब सूर्य की किरणें अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में हमारी आती है तो यहाँ पे सीमा शुल्क लगेगा भाई। इसका क्या लगेगा, कुछ भरपाई देके तो ये अंदर आने देगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों कि एक शब्द होता है हमारा सोलर कांस्टेंट, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सौर स्थिरांक। अब ये सोलर कांस्टेंट क्या होता है, सोलर कांस्टेंट क्या होता है, देखो ये वैसे तो कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है भाई, फिक्स नहीं है, ये बदलता रहता है। होता क्या है देख लेते हैं। जब भी
पृथ्वी से सूर्य से जो एनर्जी आती है लघु तरंगों के रूप में, और इसके 1000 किलोमीटर के जब ऊपर आती है, ये एंटर करना शुरू करती है पृथ्वी के वायुमंडल में, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा ऊपर वाला एरिया यानी प्रति सेंटीमीटर यानी प्रति वर्ग और प्रति सेंटीमीटर और 1 मिनट, यानी ये मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, देखो यहाँ पे सूर्य की जो एनर्जी आती है वो प्रति वर्ग प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट कितने कैलोरी एनर्जी हमारी प्रवेश करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सोलर कांस्टेंट कहते हैं। यानी फिर से बताऊं, सोलर कांस्टेंट क्या होता है, पृथ्वी की अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में जब सूर्य की किरणें प्रति वर्ग यानी प्रति स्क्वायर पर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर यानी और प्रति मिनट 1 मिनट में जितनी कैलोरी एनर्जी एंटर करती है, जितनी कैलोरी एनर्जी एंटर करती है, उसी को ही हम क्या कहेंगे, सौर स्थिरांक कहेंगे। तो ये एनर्जी कितनी प्रवेश करती है प्रति वर्ग प्रति सेंटीमीटर, ये हमारी एवरेज करती है 1.94 कैलोरी। ठीक है, अप्रोक्स आप लोग कह सकते हैं 2 कैलोरी हमारी प्रति वर्ग प्रति सेंटीमीटर और प्रति मिनट हमारी सूर्य से एनर्जी कहाँ पे प्रवेश करती है, हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है। समझ आया। लेकिन अभी मैंने बताया कि जब सूर्य के पृथ्वी सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है तो सबसे एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा आएगी। तो उसी कारण भाई मैंने अभी बताया ये जो सोलर कांस्टेंट है, जब पृथ्वी सबसे नज़दीक होती है तो एनर्जी ज़्यादा प्रवेश करेगी। अब प्रति वर्ग प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट कितना एनर्जी प्रवेश करेगी, अब 2.01 कैलोरी क्या होगी, एंटर करेगी हमारे एटमॉस्फेयर में। और जब पृथ्वी दूर होती है यानी 4 जुलाई को, तब क्या होगा, 1.89 कैलोरी प्रति वर्ग प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट हमारा एनर्जी क्या करेगी, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी। समझ आया। तो सोलर कांस्टेंट कुछ नहीं, एक सिंपल था। सोलर कांस्टेंट क्या है, जितनी एनर्जी प्रवेश करती है सूर्य की प्रति वर्ग प्रति सेंटीमीटर और प्रति मिनट में, तो करती कितनी है, एवरेज 1.94। लेकिन जब एपिहीलियन की कंडीशन होती है यानी अप सौर की कंडीशन होती है तब 1.89 कैलोरी एंटर करती है। लेकिन जब पास होती है यानी 3 जनवरी को पास होती है तब ज़्यादा एनर्जी आएगी, तब 2.01 कैलोरी हमारा पृथ्वी के वायुमंडल में क्या करेगी, एंटर करेगी। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ मैं आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर करता जा रहा हूँ। चलो भाई, ये हमारा क्या हो गया, पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर हो चुकी है। समझ आया। ये क्या हो गया, अब इसने एनर्जी ने सोलर कांस्टेंट से हमारी हो गया भाई पास। अब क्या होगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, ध्यान रखना भाई, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर कितने तक होता है, कितनी दूरी तक होता है, अभी मैंने बताया 1000 किलोमीटर तक। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में भरा क्या हुआ है भाई, देखो एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक मैंने बताया नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अभी के लिए ध्यान रखना, हमारे एटमॉस्फेयर में 3 चीज़ें, गैस, डस्ट और वाटर वेपर्स, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। या तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें हैं, या धूलकण है यानी डस्ट है, या जल के वाष्प है, वाटर वेपर्स है। ठीक है, ये 3 चीजें ही हमारा एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है। अब क्या होगा, जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो इसको सबसे ऊपर क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्लाउड्स लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है, ये बादल। ठीक है, ये क्लाउड्स मिलेंगे यहाँ पे। अब क्लाउड्स क्या होता है भाई, क्लाउड्स में, बादलों में बर्फ के, आइस के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, आइस के बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, पीसेस। तो उससे क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, उससे बादलों से टकराएगी और वापस की वापस उल्टा क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी मैंने क्या कहा, देखो ध्यान रखना, अब हमारा ये 4th फिगर समझने की बारी आ गई है भाई। एक शब्द होता है एल्बिडो, क्या होता है, एल्बिडो। अब ये एल्बिडो क्या होता है भाई, ध्यान रखना दोस्तों। मान लो ये कोई सरफेस है, ऊपर से हमारा इनकमिंग सोलर रेडिएशन किसके रूप में आता है, शॉर्ट वेवलेंथ। ये ध्यान रखना आप लोगों को, शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में, लघु तरंगों के रूप में।
और यही वेवलेंथ जब इससे टकरा के वापस ऊपर की तरफ चली जाती है और इसी रूप में यानी शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में ही वापस चली जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एल्बिडो। यानी अपनी फॉर्म बिना चेंज किए ये क्या हो गई, वापस चेंज हो गई भाई, वापस मुड़ गई। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया। एल्बिडो क्या होती है, जब कोई भी रेडिएशन या कोई भी रेज हमारा किसी सतह से टकराती है और उसी फॉर्म में वापस चली जाती है बिना चेंज हुए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, तो सेम क्या होता है भाई, क्लाउड से, बादलों से जब ये टकराती है रेज, तो बादलों से ही क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसी को हम क्या कहेंगे, अगर वापस चली गई तो उसी रूप में, तो उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्ट कह देंगे। तो सूर्य से जितनी एनर्जी आती है उसका कुछ एनर्जी को तो बादल्स क्या कर देते हैं, हमारे क्लाउड्स, उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर। समझ आया। अब थोड़ा सा उससे नीचे आएंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में भाई और क्या होते हैं भाई, जल के वाष्प भी होते हैं। यहाँ पे मैंने WV लिखा, यानी वाटर वेपर्स। जल के वाष्प क्या करेंगे भाई, जो एनर्जी आई थी उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेंगे, अपने अंदर क्या कर लेंगे, अवशोषण कर लेंगे, उसको समाहित कर लेंगे। समझ आया। देखो मैंने हमारे एटमॉस्फेयर में दो इफेक्ट बता दिए हैं हमारे एनर्जी के साथ क्या क्या होता है। सूर्य जब एनर्जी आती है, एक तो कुछ पार्ट का तो इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं हम इस एनर्जी को, और कुछ पार्ट को हम यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो और नीचे इसको यहाँ पे और क्या मिलेगा, डस्ट भी मिलेगा, धूल के कण भी मिलेंगे, धूल के कण के साथ वाटर वेपर से मिक्सचर मिलेंगे। तो जब एनर्जी धूल के कणों से टकराती है तो वो डस्ट पार्टिकल्स क्या करेंगे, उस लाइट को स्कैटर कर देंगे, स्कैटरिंग कर देंगे, प्रकीर्णन कर देंगे। और प्रकीर्णन के कारण ही हम लोगों को हमारा जो क्लाउड्स है, हमारा जो आसमान है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। समझ आया। ये थोड़ा सा साइंस का टॉपिक इसके साथ मिक्सअप है दोस्तों, समझने की ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी भी तो क्या है, विज्ञान ही तो है। ठीक है, तो 3 इफेक्ट हमारे हो गए हैं सूर्य की रेडिएशन के साथ। एक तो क्या, एक तो उसका रिफ्लेक्शन हो गया है, दूसरा क्या हो गया, इसको एब्जॉर्ब भी कर लिया गया है, तीसरा क्या, इसको भाई लाइट को स्कैटर भी कर दिया गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी हो गया है। अब क्या होगा, अब ये क्या होगा, अब हमारी सरफेस, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है भाई, हमारी सरफेस कहीं पे बर्फ नजर आती है, कहीं पे भाई बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, कहीं पे ग्रास है, घास है, और कहीं पे हमारा पानी है। हमारी सतह उबड़ खाबड़ रहती है। समझ आया। तो उस उबड़ खाबड़ के कारण क्या होता है, देखो हर एक पृथ्वी की हर एक सतह का एल्बिडो अलग अलग होता है भाई। एल्बिडो यानी उसी रूप में परावर्तन करना क्या होता है, एल्बिडो। फॉर एग्जाम्पल भाई, अगर कोई रेस आई से, यानी अगर कोई शॉर्ट वेवलेंथ वाली किरणें अगर यहाँ पे बर्फ होगी, बर्फ से टकराएगी, तो वो कितना उसको वापस भेज देगा, तो 80 to 90% तो वो उसको उस रेडिएशन को या उस हीट को वापस ही भेज देगा बिना अवशोषित हुए यहाँ पे। समझ आया। उसी फॉर्म में बर्फ क्या करते हैं, उसको वापस भेज देती है कि भाई मैं आपको नहीं लूंगी, आप क्या करो, वापस ही चले जाओ। तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होता है, आइस का होता है। 80 to 90% ये क्या कर देती है, वापस भेज देती है। तो ये मैंने कुछ सतह के क्लाउड्स क्या करते हैं, 70 to 80% वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ग्रास क्या करते हैं, 14 to 37% क्या कर देती है, वापस कर देती है। अगर ज़्यादा डेंस हमारी ग्रास है तो वो 14% क्या करेगी, वापस भेज देगी। अगर जगह जगह बिखरी हुई है तो 37% क्या कर देगी, वापस कर देगी। उसी के साथ फॉरेस्ट है, वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, केवल और केवल 5 से 10% को ही क्या करेंगे, वापस करेंगे, और को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और सबसे कम एल्बिडो किसका होता है, वाटर का। केवल और केवल 3 से 5% ये क्या करता है, उसी फॉर्म में वापस भेज देता है। और सारा का सारा जितना एनर्जी आएगी उसी को क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा। तभी तो पानी में क्या होता है,
पानी जो है ज़्यादा लंबे समय तक क्या रहेगा, गर्म रहता है। ज़्यादा समुद्रों में, ओशन में क्या होता है, ज़्यादा गहराई तक पानी हमारा वाटर जो है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों होगा, क्योंकि उसका एल्बिडो है वो केवल 3 से 5% है। सारी की सारी जितना भी एनर्जी, जितना भी हीट हमारा सूर्य से आती है उसको तो वो एब्जॉर्ब भी कर लेता है। समझ आया? तभी तो हम कहते हैं कि गर्मियों में आपने सुना होगा कि वाइट कपड़े पहनने चाहिए, ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि वाइट यानी बर्फ़ का कलर कैसा होता है, वाइट का एल्बिडो जो होता है वो सबसे ज़्यादा 80 to 90% वाइट कलर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन ब्लैक क्या करेगा, लगातार सारा का सारा हीट क्या कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी के कारण हमको क्या लगती है, फिर गर्मी लगती है ब्लैक कपड़ों में। ठीक है, हाँ जी। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर को भी गर्मी लग रही होगी। हाँ जी भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है जब बाहर जाते हैं। तो मैं तो इसको उतारने वाला हूँ, जाऊँगा बाहर जो। ठीक है, मजाक था। चलो देखते हैं। अब आप लोग देखो, ये हमारी सरफेस है कुछ, तो यहाँ पे आइस नज़र आ रही है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, ग्रास है, वाटर है। मैंने एल्बिडो आप लोगों को बता दिया कुछ, एल्बिडो कैसे होता है। सबसे ज़्यादा कौन संभालेगा अपने अंदर, वाटर क्या कर लेगा, एनर्जी को संभालेगा। एनर्जी पहुंच गई भाई हमारी पृथ्वी पे। अब सतह क्या करेगी, उसको सतह ने एब्जॉर्ब कर लिया है, एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। तो यहीं तक हमारा एब्जॉर्ब करने तक ही हमारा इंसोलेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी अब क्या होता है भाई, आप लोग बताओ, अगर आप लोगों को कोई पैसा उधार देता है तो आप लोगों को भी तो वापस देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, नहीं वापस लोन वापस नहीं देना पड़ेगा उसको। तो सेम यहाँ पे होता है क्या, अगर सूर्य ने पृथ्वी को क्या दी भाई, एनर्जी दी। अब एनर्जी इसने क्या कर लिया, थोड़े दिन अपने एनर्जी रख लिया भाई, और कुछ दिन बाद यानी रात होते ही उस एनर्जी को वापस निकालना, ये क्या कर देगी, वापस सूर्य को देना शुरू कर देगी। सूर्य से जब एनर्जी आई तो हमने क्या बोला था, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और ये किस फॉर्म में आया था, शॉर्ट में। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था टेम्परेचर का जितना बड़ा सोर्स होगा वो शॉर्ट वेवलेंथ में आएगा। अब क्या होगा कि पृथ्वी जब इसको वापस करेगी तो ये भाई ध्यान रखना, ये लॉन्ग वेवलेंथ में जाएगा, यानी दीर्घ, और इसको बोलते हैं हम अर्थ रेडिएशन। क्योंकि यानी पार्थिव विकिरण सूर्य से जब आती है तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, पृथ्वी से जब जाती है रेडिएशन तो उसको कहते हैं पार्थिव विकिरण। और पार्थिव विकिरण किस फॉर्म में जाएगा, लॉन्ग वेवलेंथ के। क्यों भाई? क्योंकि पृथ्वी जो है टेम्परेचर का बहुत बड़ा सोर्स नहीं है, इसलिए क्या निकालेगा, दीर्घ तरंगों वाली रेडिएशन। समझ आया? तो दोस्तों हमारा ये जो टॉपिक था ये इंसोलेशन का था। हम लोगों को सिर्फ इंसोलेशन सीखना था, सूर्य तप होता क्या है, ये किस किस फॉर्म में आता है, क्रोमोस्फीयर किसे कहते हैं, फोटोस्फीयर किसे कहते हैं, और ये फोटोन के रूप में आता है। यानी एक पूरा का पूरा फोटोन क्या है, एक बंडल है, एक पैकेट है, और उस पैकेट में बहुत सारे क्या है, हमारे किरणें हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था आप लोगों को। अब इन किरणों के साथ क्या होता है, इन किरणों को हमारा वायुमंडल अलग अलग पार्ट में, इसको कुछ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं, कुछ को वापस भेज देते हैं। कुछ तो हमने ये बताया, कुछ हम सीखेंगे अपना अर्थ वाले जब लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं अभी आप लोगों को बता दूं जल्दी जल्दी से। देखो दोस्तों, गामा रेज और एक्स रेज तो हमारी आयन मंडल में ही खपत हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है आयन मंडल में, एक्स और गामा। किस कारण होती है ये हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इनमें आयंस होते हैं, अभी के लिए ध्यान रखना। ठीक है, ऊपर वाले वायुमंडल में ही खपत हो जाती है। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे, समताप मंडल में आपको पता है हमारी एक ओजोन परत होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में ही पाई जाती है ओजोन लेयर। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, आप कहोगे समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। अब ओजोन लेयर क्या करती है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी हमारी गामा और एक्स और यूवीज का क्या हो चुका है, खपत हो चुका है। ऊपर ही पृथ्वी की सतह तक अभी नहीं आई है कुछ भी रेज। फिर क्या होगा भाई, विजिबल रेज जो है वो हमारी ये गैस, क्लाउड्स, डस्ट स्कैटर कर देते हैं, दृश्य किरणें, आकाश नीला दिखाई देता है, कुछ की खपत वहाँ हो जाती है भाई। ठीक है, और कुछ हमारी ये इंफ्रा हीट, रेडियो, और ये हमारी क्या आ जाती है, पृथ्वी के नीचे, यानी पृथ्वी में एनर्जी आ जाती है।
ठीक है, और आने तक को ही हम क्या कहेंगे, अपना इंसोलेशन, यानी आ गया और इसने एब्जॉर्ब कर ली, हमारा इंसोलेशन खत्म। अब पृथ्वी की बारी आएगी कि पृथ्वी क्या करेगी, दीर्घ तरंगों को निकालना शुरू कर देगी। समझ आया। अब इन दीर्घ तरंगों का क्या होगा, ये हम अपना नेक्स्ट टॉपिक आएंगे, उनमें हम इजीली सीखेंगे। अभी तक हम लोगों को सीखना था सिर्फ इंसोलेशन क्या होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ एक बात और थोड़ा सा बता दूं मैं आप लोगों को कि मैंने बताया था वैसे तो कि ग्रीन और रेड कलर के बीच की वेवलेंथ को ही इजीली देख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम थोड़ा सा फेंट या बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। यूवी से ऊपर तो यूवी या यूवी से ऊपर या इंफ्रा से नीचे, इनको तो हम बिल्कुल नहीं देख पाते। हम देख पाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ किनको, विजिबल रेज के कारण ही हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को देख पा रहे हैं। इनको देखने के लिए हम लोगों को दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ेगी भाई, जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों के पास हुआ करती थी। चलिए दोस्तों, ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोरोना चला हुआ है, आप लोगों को पता है, तो घर में रहिएगा और अपने परिवार को भी बचाइएगा। जय हिंद, जय भारत।